बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हमारी आईकैप स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 7। बेसिकली जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर तीन किस्म के पोर्शन है हमारे पास, हमारे एसेट्स, हमारी लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो आज का हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के बैलेंसेस के ऊपर है। बेसिकली इक्विटी के बैलेंसेस को रिकॉन्साइल करने का नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है कि हमारे पास ओपनिंग इक्विटी का बैलेंस कुछ और होता है, क्लोजिंग इक्विटी का बैलेंस कुछ और आता है। तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या इंक्रीज या डिक्रीज आया हमारी इक्विटी के पोर्शन में। इक्विटी के पोर्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि इक्विटी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ये हमेशा कंपनीज के लिए बनाई जाती हैं, ना कि सोल ट्रेडर के लिए। तो जब कंपनीज के लिए बनाते हैं तो बेटा हम लोग अपने कैपिटल को बेसिकली शेयर कैपिटल का नाम देते रहते हैं। अब जो ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होती रहती है और उससे जो अमाउंट हमारे पास आती है हम उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। किसी भी कंपनी जब भी उसे फंड्स की जरूरत होती है वो अपने शेयर इशू करती है, मतलब एक किस्म का एक डॉक्यूमेंट होता है और उसके अगेंस्ट वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। अब उसके अंदर हमारी जनरल पब्लिक शामिल हो सकती है, इवन के फिर हमारे पास कंपनीज की काफी सारी टाइप्स वगैरह आ जाती है, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इस किस्म की बहुत सी कंपनीज। तो ये सारी कंपनीज की जो टाइप्स हैं ये आप लोग इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर। हमारे FAR 1 के अंदर इनको समझना जरूरी नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग पब्लिक कंपनीज की कर रहे हैं जो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, मतलब कोई भी उन कंपनीज के मालिक बन सकते हैं उनके शेयर्स परचेज करके। अब क्या होता रहता है कि जिस तरह से बेटा आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 10 रुपए का नोट है। अब अगर 50 का नोट है वो भी तो पीस ऑफ पेपर ही है, लेकिन जब उसके ऊपर 50 लिख दिया तो उसकी बात तो 50 हो गई है। 100 रुपीज का नोट है तो वो भी पीस ऑफ पेपर, लेकिन उस पे 100 रुपया लिख दिया है तो उसकी बात 100 रुपये हो गई है। अब ऐसे समझ लें जैसे वो आपके पास शेयर्स हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं आप वो शेयर्स देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ गुड्स मिल जाती हैं। ऐसा ही है ना, जब आप पैसे देते हैं तो आप गुड्स लेकर आ जाते हैं। कंपनी को जब आप लोग वो पैसे देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप इशू करता है। बेसिकली वो आपको कहता है कि आपके पास इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उनकी फेस वैल्यू के साथ। जैसे भाई अगर आपके पास 10-10 रुपए वाले 20 नोट हों तो आपके पास टोटल वर्थ कितनी हो जाती है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ नोट। ऐसे ही है ना। तो यहां पर बेटा जो शेयर कैपिटल हमारे पास बनता है, आपने एक तो नंबर ऑफ शेयर्स बताने होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने कंपनी ने कितने इशू किए हुए हैं। दूसरा ये बताना होता है कि इन टोटल हमारे पास इनके अगेंस्ट अमाउंट कितनी इकट्ठी हुई है। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर कर देते हैं। और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर होती है जो उस शेयर के ऊपर प्रिंटेड है, हम उसे कहते रहते हैं उसकी फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही जैसे 50 रुपए के नोट पर 50 रुपए लिखे होते हैं, उसकी फेस के ऊपर लिखे हुए होते हैं। अच्छा, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क हो सकता है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोइंग कैपेसिटी के ऊपर कि कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। स्टार्ट में तो आपको 10 रुपए का एक शेयर 10 रुपए में ही मिल जाएगा। हम लोग जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा एक शेयर 10 रुपए का होता है। बेसिकली ये 50 रुपए का भी हो सकता है, ये एक शेयर 100 रुपए का भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एक शेयर की क्या वैल्यू रखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उसकी फेस वैल्यू आप क्या रखते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए रख रहे होते हैं। अब अगर किसी ने हमसे 500 शेयर्स ले लिए हैं तो बेसिकली वो हमें कितने रुपीस पे करेगा? 5000 रुपीस पे कर देगा। हमारा शेयर कैपिटल 5000 हो जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डिंग 500 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगी। राइट, ये बात क्लियर हो गई।
कंपनी इनिशियली जब भी अपने शेयर इशू करती है ना, वो उसकी पार वैल्यू के मुताबिक होते हैं, वो उसकी फेस वैल्यू के मुताबिक होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही फ्यूचर में जाती है तो कंपनी की शेयर प्राइसिंग चेंज हो जाती है कि अब कंपनी का एक शेयर 12 रुपए का मिल रहा है, 15 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का हो गया है। इवन के बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका फेस वैल्यू शेयर की तो 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में वो शेयर 2-2 हजार रुपए का सेल होता है। तो उसके मार्केट की वैल्यू चेंज हो सकती है। वो डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ के ऊपर कि कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। जितनी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, अब देखें, हालांकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये मेरे पास 10 रुपए का नोट है, क्या मुझसे 15 रुपए में लेंगे? आप नहीं लेंगे मुझसे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स हैं, 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन भाई 15 रुपए का एक दूंगा, आप मुझसे लेंगे? उस कंपनी की हिस्ट्री को जानते हुए आप देखेंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है। अगर मैं आज इससे 15 रुपए का लेता हूं ना ये एक शेयर, ये भी मुझे बेनिफिट दे जाएगा। कल को मैं इसे 18 रुपए में, 20 रुपए में सेल कर सकता हूँ। आप मुझसे 10 रुपए की चीज 15 रुपए में लेंगे। तो बेटा यहाँ पर ऐसा होता रहता है कि जब आपने शेयर्स वगैरह इशू करने होते हैं तो आपने देखना होता है कि वो शेयर इशू हम कौन सी वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इक्विटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उन्होंने ना इन कंपोनेंट्स को 3 मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया है। और वो हमारे पास सबसे पहली क्लासिफिकेशन आ जाती है शेयर कैपिटल, दूसरा आ जाता है हमारे पास कैपिटल रिजर्व। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा कैपिटल रिजर्व। इनसे क्या मुराद होता है? ये ऐसे रिजर्व होते हैं जो हम लोगों ने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते, उन्हें कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। और फिर हमारे पास आ जाते हैं रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो हम लोगों ने शेयर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अब देखें, अगर मैं किसी से कोई पैसा लूंगा, कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो गया, शेयर कैपिटल आ गया, उस शेयर कैपिटल को यूज करके कंपनी ने बिजनेस किया, बिजनेस से प्रॉफिट्स आ गए, तो कंपनी हमने प्रॉफिट्स अपने पास रख ले। तो जिसका जो पैसा था, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। अब कंपनी क्या करती है कि उस प्रॉफिट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अच्छा, ये चीजें ना कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, हर किसी की अपनी पॉलिसीज होती हैं। कुछ ऐसी होती रहती है जो सारे का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, कुछ ऐसी होती है जो नहीं करती प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं और कुछ पार्ट अपने पास रख लेते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो ऐसे रिजर्व्स जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें उन्हें रेवेन्यू रिजर्व्स कहा जाता है, और जिनको डिस्ट्रीब्यूट ना करें उनको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। अब क्या है कि आपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स का हिस्सा निकालना है, और वो हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब देखें, यहां पर ड्राइंग्स का बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में आपने ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर बिजनेस ऑनर कोई कैश विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। बेटा कंपनी में शेयर होल्डर विड्रॉ नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास शेयर होल्डिंग आ जाती है, उसके बाद वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कि हमने इनको डिविडेंड्स देने हैं। डिविडेंड से मुराद होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रॉफिट्स। वो अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो उनको उनके प्रॉफिट्स के ऊपर बेनिफिट्स जो मिलते हैं, हम उन्हें डिविडेंड कहा जाता है कि इनको इनकी शेयर होल्डिंग के ऊपर ये बेनिफिट मिला है, तो हम उसे डिविडेंड कहते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए भाई, शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती रहती हैं। तो शेयर कैपिटल में बेटा हमारे पास आते रहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा शेयर्स 2 टाइप्स के हमारे पास आते हैं, आप आगे शेयर्स की डिफरेंट टाइप्स देखते जाएंगे। शेयर होल्डिंग ना 2 तरह की हमारे पास होती है, एक होती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और दूसरे होते रहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में भाई फर्क क्या होता रहता है? इन दोनों में फर्क ऑनरशिप
इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इन चीज का होता रहता है। मतलब आपके पास शेयर्स ही हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उस एक प्रोडक्ट की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जब आप खरीदने के लिए जाते हैं ना तो आपको बेनिफिट बताता है कि भाई ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें बिजली कम लगती है, इसमें ज्यादा लगती है, ये आपको ज्यादा अच्छी ठंडी हवाएं देगा, ये कम देगा, बस बहुत इस तरह के बेनिफिट्स बताए जाते हैं, चीज एक ही होती है। तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना था कि उनमें से कौन कौन सी। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आपसे कहा गया कि भाई आप शेयर्स लेने गए कंपनी के, उन्होंने पूछा हाँ भाई कौन से शेयर चाहिए, आपको ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग चाहिए या आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग चाहिए। आपने कहा यार क्या फर्क है दोनों में। तो उसने कहा कि भाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बेसिकली ऑनर ऑफ द बिजनेस होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बेसिकली ऑनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, या आपके पास ऑनरशिप सर्टिफिकेट है उस कंपनी का, क्या उस कंपनी के मालिक है। हमने कहा अगर मालिक हैं तो फिर इसका क्या मतलब है। कहते हैं कि भाई अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं तो अब आपके पास ये राइट है वोटिंग का कि आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करें और अपनी मैनेजमेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करवाएं, डिसीजंस का पार्ट बने आप लोग। कंपनी की जो एजीएम हो रही है आप एजीएम का पार्ट बने, कंपनी के लिए मशवरे दें, मैनेजमेंट की बातें सुने, मैनेजमेंट से पूछें कि कंपनी कैसी चल रही है। ये बात क्लियर हो गई। हमने कहा भाई प्रेफरेंस वालों को क्या बात है। कहते हैं कि प्रेफरेंस वालों को सिर्फ ये प्रेफरेंस हासिल है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पर कि सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, इनसे अगर कुछ बच गया तो हम लोग पे करेंगे ऑर्डिनरी वालों को, पहले ऑर्डिनरी वालों को नहीं देंगे। डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर डिविडेंड। जब इनमें से कुछ प्रॉफिट बच गए तो ऑर्डिनरी को देंगे, अदरवाइज ऑर्डिनरी को कुछ नहीं मिलेगा अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता तो। ये बात क्लियर हो गई। हमने कहा यार ये तो बल्कि ज्यादा काम की बात है। उसने कहा कि सुनो तुम्हारे पास वोटिंग राइट नहीं है, तुम डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनोगे, तुम एजीएम में किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं दोगे, फिर तुम सिर्फ अपना डिविडेंड खाओ और मजे। कंपनी कैसी चल रही है वो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर देखेंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा फिर क्या हमने कहा कि भाई हमें प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और बताओ। उसने कहा और सुनो प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की दो टाइप हैं। हमने कहा भाई छोड़ो यार मालिक को रहने दो, हम नहीं करते ऑनरशिप, हमें तो प्रेफरेंस, भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा फॉर रिटर्न। ऐसे ही है ना, कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में ना रिटर्न पता होता है कि हमें इस तरह से मिल जाना है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कई कई साल तक उनको रिटर्न नहीं मिलता और वो बस अपनी कंपनी चला रही हैं, उन्हें किसी किस्म का रिटर्न नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उनको सबसे पहले रिटर्न किया जाता है। अब आ गए इनकी टाइप्स पर, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। तो यहां पर देखें उसने क्या लिखा हुआ है, इररिडीमेबल, जो किसका पार्ट बन रहा है। अच्छा ये बात कंफर्म हो चुकी है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो हैं वो हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट बनेंगे, रिडीमेबल नहीं बनेंगे। तो रिडीमेबल कहां जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी के पास जाएंगे। तो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो बेसिकली आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपकी लायबिलिटी है, वो नॉन करंट लायबिलिटी के पास जाएंगे। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट बनेंगे। ये बात आपने चेंजेस इन इक्विटी में याद रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग की बात करें और रिडीमेबल हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। और अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है तो वो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए आपको शेयर्स का जानना बहुत जरूरी होता है। अब बेटा जब कंपनी ने एक मर्तबा सपोज एससीसीपी में रजिस्टर होती है कंपनी, जब एससीसीपी में रजिस्टर होने लगती है तो उसने अपनी बिजनेस की टाइप बतानी पड़ती है कि भाई मैंने कौन सा बिजनेस करना है, अपना ऑफिस वगैरह बताएगा, सब कुछ साथ में ये बताएगा कि भाई इस बिजनेस को करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितना पैसों की जरूरत है, ये साथ में बताएगा। मतलब ये कि वो बताएगा
कि भाई मैं अपनी लाइफ में, कंपनी ने ये कहना होता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करने की कैपेसिटी रखूं। जितने ज्यादा उसको ऑथोराइजेशन चाहिए होती है ना, फी उतनी ज्यादा होती है। तो एक कंपनी कह देती है कि भाई मुझे 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की इजाजत दी जाए, 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की इजाजत दी जाए। अब अगर वो 10 रुपए का एक है तो बेसिकली उसका ऑथोराइज्ड मतलब मुझे अथॉरिटी दें कि मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू कर सकूं, तो उसके जो ऑथोराइज्ड शेयर्स कैपिटल होगा वो 10 मिलियन हो जाएगा। अगर 10 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है तो 100 मिलियन हो जाएगा। ये बात क्लियर थी? ऑथोराइज्ड। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कंपनी एससीसीपी ने उसको अप्रूव किया, कंपनी अगले दिन आके 1 मिलियन शेयर इशू करते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अपने लिए मार्जिन के तौर पे रखती है। कंपनी सारे के सारे शेयर्स एट अ टाइम इशू नहीं करती है। कंपनी ने 60% नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है। मतलब 1 मिलियन की इसको अथॉरिटी थी, 10 लाख, कि भाई 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू करो। कंपनी ने कहा कि मैं अभी 6 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू करता हूं, कर सकता है, लेकिन अपनी ऑथोराइज्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर उससे ज्यादा जाना होगा उसको दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो दोबारा से जाके उसको फी वगैरह पे करनी पड़ती है। तो अपनी मैक्सिमम ऑथोराइज्ड लिमिट वो ले लेता है कंपनी। उसके बाद आपने जो कम वैल्यू के ऊपर जितनी उसको जरूरत हो उसने उतने नंबर ऑफ शेयर इशू कर देने होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग अभी इन डिटेल जाके देखते हैं इस चीज को। अभी बात चल रही थी प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। भाई कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी कहती है कि आप अभी ले लो मुझसे, बाद में आप मुझे वापस कर देंगे, बाद में मैं ये शेयर्स आपसे वापस ले लूंगा। इसका मतलब है रिडीमेबल, काबिले वापसी। ओके, आप कंपनी को शेयर्स वापस कर देना। और इररिडीमेबल, ना काबिले वापसी, कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स रखो, कंपनी आपसे ये शेयर कभी वापस नहीं लेगी, अब ये आपके, आप अपने पास रखो। उन्हें कहा जाता है इररिडीमेबल। तो ये जो शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है ना, ये भी एक किस्म का इररिडीमेबल ही होता रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका ये मतलब नहीं कि आपने शेयर ले लिया तो जिंदगी भर के लिए आप बाउंड हो गए, कंपनी लॉस में जा रही है आप बाउंड होके पड़े हैं, ऐसा नहीं है। वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, आप कंपनी वापस नहीं लेगी अपने शेयर्स, लेकिन आप स्टॉक एक्सचेंज में उसकी सेल परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसको सेल परचेज कर सकते हैं। इवन के प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐसे। लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कंपनी खुद वापसी लेती है, वो कंपनी ने खुद वापसी ले लेने होते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली? जो हमारे पास आते हैं ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो कंपनी जर्नल पब्लिश से कहती है कि भाई मुझे फंड्स की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें अपना मालिक नहीं बनाना चाहती। हमने कहा लोन हम तुम्हें देते नहीं हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलना है और इंटरेस्ट हमारे मजहब में हराम है। ऑल राइट, मालिक तुम बनाना नहीं चाहते। उसने कहा मेरे पास एक और सोल्यूशन है कि आप मेरे प्रेफरेंस शेयर्स लो, जब तक मुझे फंड्स की जरूरत है आप सिक्योरिटी के तौर पे मेरे प्रेफरेंस शेयर्स रखो, जब मैं आपको ये लोन वापस कर दूं तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स खत्म कर देने हैं, मतलब रिडीम कर देना प्रेफरेंस शेयर्स। और तब तक मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, प्रॉफिट में से शेयरिंग दूंगा, ये हलाल है। बात समझ आई है? तो आप उसके प्रेफरेंस शेयर्स ले लो। अब प्रेफरेंस शेयर लेने पर आप उसके प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाते हो। अब आपके लिए ये चीज हलाल हो चुकी है। अगर आप लोन देते और उसको स्पेसिफिक कर देते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट हराम हो जाता है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, यहाँ पर देखें बेटा, जो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट बनेंगे वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। वक्त के साथ साथ इनको मजीद हम लोग सीखते जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट ना कर सकते हो, जैसे सबसे बड़ा कैपिटल रिजर्व आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस।
रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नॉट रियलाइजेबल गेन ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। और क्या इक्विटी का पार्ट नहीं बनता था? ये वही है रिवैल्यूएशन सरप्लस। और ये हर साल यहां से ट्रांसफर होके कहां चला जाता है? रिटेन अर्निंग को चला जाता है, जितना रियलाइज होता है। एक तो आपके पास आ जाता है ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, दूसरा आपके पास आता है शेयर प्रीमियम। ऊपर क्या था? शेयर कैपिटल। ये क्या है? शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या होता है कि भाई आप 10 रुपए की चीज 10 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो ये शेयर कैपिटल है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच रहे हो, ये शेयर कैपिटल है। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में सेल कर रहे हो, तो आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 रुपए जाके रखने हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पास, फेस वैल्यू वो जाके रखनी है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पास, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो प्रीमियम है। पूरे 12 रुपए शेयर प्रीमियम नहीं है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो शेयर प्रीमियम है। मतलब बेटा 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है, 10 रुपए के हिसाब से ही शेयर इशू कर रहे हो, फिर तो शेयर कैपिटल का ही पार्ट बनेगा, फिर शेयर प्रीमियम नहीं आता। लेकिन अगर आप 10 रुपए का शेयर 15 रुपए के ऊपर सेल कर रहे हो, तो आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 रुपए जाके लिखने हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पोर्शन में, और 5 रुपए लिखने हैं शेयर प्रीमियम के पास। ये बात क्लियर हो गई। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, रेवेन्यू, उसमें आपके प्रॉफिट्स, और यहां पर इन प्रॉफिट्स को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इनको कैमुलेटिव प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। मतलब ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, तो आपने उनको रिटेन किया हुआ है। रिटेन अर्निंग से मुराद है ऐसी अर्निंग्स, ऐसे प्रॉफिट्स जो आपने, कंपनी ने अपने पास महफूज किए हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इनमें से डिविडेंड पे करेगी, तो इसीलिए वो रिटेन्ड अर्निंग्स, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स बन जाते हैं हमारे पास, राइट। इनको हम लोगों ने अलग से रिकॉर्ड करना होता है। फिर हमारे पास कुछ रिजर्व्स आ जाते हैं, उन्हें हम लोग जर्नल रिजर्व कहते हैं। जर्नल पर्पस के लिए होते हैं कि हम लोग अपने प्रॉफिट्स में से उठाकर कुछ ना कुछ अमाउंट अपने रिजर्व के अकाउंट में भेजते रहते हैं, और कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हमारे पास होते हैं आउट ऑफ रिटेन अर्निंग, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में वो एग्जांपल दे रहे हैं, एक डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। अब इसकी एग्जांपल क्या है? कंपनी को पता है कि यार हम लोगों ने फ्यूचर में अपनी बिल्डिंग बनानी है, अभी के लिए हमारे पास रेंटल बिल्डिंग है। फ्यूचर में बिल्डिंग बनाने के लिए अब उसके बाद दो मेथड्स हैं, या तो फ्यूचर में जाके लोन ले ले, या उस टाइम पे न्यू शेयर्स इशू कर दे। भाई जितने शेयर ज्यादा इशू करेगी, मालिक भी तो उतने ज्यादा बनेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग भी तो उतनी ज्यादा हो जानी है। तो अब कंपनी को समझदारी का सबूत देना चाहिए कि कंपनी जितनी अर्निंग करती है ना, उस अर्निंग का 20% अपने रिजर्व में डालती जाए, और सारी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट ना करे, उसका 20% एक रिजर्व बनाए, उसमें डालते रहे। मतलब एक किस्म का जैसे सेविंग अकाउंट आपका होता है कि आप अपनी सैलरी में से आप कहते हैं कि भाई मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूं, क्या फ्यूचर में काम आएंगे। तो कंपनी बिल्कुल ऐसे ही करती है कि ये एक अकाउंट, एक रिजर्व क्रिएट करती है, और इसका कोई ना कोई पर्पस हो सकता है। सपोज के पर्पस स्पेसिफिक है कि ये रिजर्व हमने इसलिए बनाया है कि 3 साल के बाद हम लोगों ने इसको यूज करके बिल्डिंग बनानी है। बोरोइंग कॉस्ट, हमने पढ़ा था कंपनी का अपना पैसा, तो ये वो अपना पैसा होता है जो उसने अपने पास संभाल के रखा हुआ होता है कि ये मेरे पास पैसे हैं जो मैंने क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, तो सबसे पहले वो अपना पैसा यूज करेगी। फिर अगर इसमें से कुछ कम पड़ गया है तो उसने लोन की तरफ जाना है, अदरवाइज उसके अपने पास भी कुछ ना कुछ रिजर्व्स मौजूद होने चाहिए। तो आपको वो बता देगा कि आपने अपने प्रॉफिट्स में से कितनी अमाउंट रिजर्व्स में जाके ट्रांसफर करनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, हमारे पास आते हैं डिविडेंड्स।
अब वन बाय वन इन तमाम चीजों को पढ़ते हैं, काफी सारे, मतलब एक किस्म का ना जैसे कहते हैं ना हेलीकॉप्टर व्यू, क्या आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ना ओवरव्यू पता चल चुका है कि इसमें क्या कुछ है। अब सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास डिविडेंड की। अब डिविडेंड की जब भी बात आएगी ना आपके माइंड में एक पिक्चर सी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। ऐसा ही है ना। अब इन्होंने क्या लिखा, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स, अर्निंग से मुराद प्रॉफिट्स, कौन से, जो रियलाइज हो चुके हों, रियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब इसमें आप लोगों ने शेयर प्रीमियम या रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह शामिल नहीं करने, टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड इज डिटरमिन्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा ऐसा नहीं है कि हर साल प्रॉफिट होंगे तो हर साल ही डिविडेंड हो, ये कोई हमारे पास रूल नहीं है। हमारे पास रूल क्या है, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कहें तब तक आप शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उनको डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जब इन्होंने कह दिया डिटरमिन्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय आइदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर, एक तो उन्होंने डायरेक्टर्स ने पहले, देखो कंपनी कौन चला रहा है, डायरेक्टर्स चला रहे हैं, हाँ ठीक है पैसा आप लोगों का है। देखो भाई आप ऐसे समझो आप लोग सारे शेयर होल्डर्स हो, मैं हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी मैंने चलानी है, मैंने रन करनी है, आपने तो मुझसे पूछना है ना कि भाई कंपनी कैसी चल रही है, प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ है, ऐसा क्या किया तुमने इस साल के प्रॉफिट ज्यादा हो गई है, प्रॉफिट कम क्यों हुए हैं, कौन सा एक्सपेंस तुमने ज्यादा किया है, तुमने तो मुझसे पूछना है। और फ्यूचर में मेरी क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, मतलब कंपनी की, मैंने फ्यूचर में क्या बजटेड अपनी सेल्स वगैरह रखी हुई है, बजटेड प्रॉफिट्स क्या रखे हुए हैं, उनको मीट करने के लिए कितने एक्सपेंसेस की जरूरत है, ये चीज मुझे पता है। अब क्या हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया 100 मिलियन का, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या था, मैं आप लोगों को खुश करने के लिए 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, आप सब, आप लोग हैप्पी हो जाएंगे, वाह क्या बात है। लेकिन मैंने अच्छी गवर्नेंस का मुजाहिरा नहीं किया, क्यों, क्योंकि अब फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मैं कैसे मीट करूं, सारा प्रॉफिट तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जब फ्यूचर में सपोज एक्सपेंसेस करने पड़ गए, फिर मैं आप सबको बुलाऊं, यार पैसे दो, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तुम नहीं देते तो मैं लोन लेता हूं, लोन लेता हूं तो उसमें इंटरेस्ट पे करूं, तो एक एक्सपेंस जो 100 रुपए का है वो खाम का 125 रुपए का हो जाना है, ऐसा ही है ना। तो मैं सारा प्रॉफिट तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एजीएम में बुलाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, तो मैं तसल्लियां दूंगा और कहूंगा सब्र करो, और ये प्रॉफिट कंपनी में इन्वेस्ट करने से, हम लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे, अगले साल इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तब आप लोग डिविडेंड, अगर मैं अनाउंस नहीं कर रहा तुम डिविडेंड नहीं ले सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सबसे पहले अनाउंस करना होता है कि हाँ हमारी कंपनी की इस पोजीशन में इस हालत में मौजूद है कि डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, तो उसने डिविडेंड अनाउंस करना है। फिर अनाउंसमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि लाजिम बात है वो पे करो, नहीं, अप्रूव्ड होता है, अप्रूव 2 लोग करेंगे, या तो करोगे आप या करूंगा मैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या अप्रूव करेंगे, मैंने आपसे कहा कि भाई पर शेयर आपको 5-5 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, एक शेयर अगर किसी के पास है तो उसे 5 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, जिसके पास 100 शेयर है उसे 500 मिल जाएंगे, जिसके पास 1000 शेयर है उसको 5000 मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के हिसाब से हर किसी को डिविडेंड मिल गया। आप या तो मेरी बात पे एग्री कर जाओ, आपको इट्स गुड हो गया अप्रूव्ड, 5-5 रुपए ले लो, या मेरी बात को रिजेक्ट करो। रिजेक्ट तुम 2 तरह से करोगे, ये बात याद रखना, ये आपके पास एक किस्म की केस स्टडी है जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे। आपने रिजेक्ट किया, आपने कहा नहीं भाई नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है, 5 रुपए से हमारा गुजारा नहीं होता, आप एटलीस्ट हमें 7 रुपीज दें, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि कंपनी मैंने चलानी है, मैं आपको 7 रुपए दे दूं तो मैं कंपनी कहां से चलाऊं, तो मैं तुम्हें 5 रुपए ही दूंगा। ओके, मतलब आपको मुझे रिजेक्ट करने का इख्तियार है, लेकिन ज्यादा डिविडेंड क्लेम करने का इख्तियार नहीं है। हाँ
अगर आप ये कह दो कि नहीं नहीं आप ऐसा करें, आप हमें 4 रुपए दें, आप 5 ना दें और बाकी हमारा पैसा इन्वेस्ट करें, आपकी बात मानी जाएगी। अब आपको 4 रुपए, अब आपने डिविडेंड 4 रुपए के हिसाब से लेके जाना। ऑल राइट, क्या कुछ यस ने मतलब कंपनी की बेटरमेंट के लिए सोचना है, ना कि अपनी। कंपनी के बेटरमेंट के लिए आपने सोचना है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिटरमिन करना होता है कि हम लोगों ने डिविडेंड देना है या नहीं देना। देना है तो फिर उसको ऑथोराइज किया जाता है, अप्रूव्ड किया जाता है फ्रॉम बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर। जिसकी वैल्यू कम होती है वो अप्रूव्ड हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कम कोट किया वो अप्रूव्ड हो जाएगा, शेयर होल्डर ने कम कोट किया तो वो अप्रूव हो जाएगा। ऑल राइट, किसी को कोई इशू डिविडेंड में? अब हमारे पास डिविडेंड के बाद आ जाते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के लिए देखें, शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी the owners of the business of the company have invested in the business as represented by ordinary and irredeemable preference shares। इन दोनों को हम लोग मालिक कहते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर में जो रिडीमेबल वाले होते हैं वो नहीं आते, लेकिन इररिडीमेबल वाले बन जाते हैं। सिर्फ अब दोनों में फर्क क्या होता है, ऑनरशिप के टाइटल दोनों के पास मौजूद हैं, लेकिन एक के पास वोटिंग राइट ज्यादा है और दूसरे के पास डिविडेंड का राइट पहले मौजूद है। बस दोनों में इतना सा फर्क आ जाता है। तो ये शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से जितनी अमाउंट रिसीव करती है उसका शेयर कैपिटल बन जाता है। अब उसने आपको बताया अलग अलग करके भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल्स, ordinary share entitles an investor to own a part of ownership in the company. The shareholders are given voting rights, rights to attend the annual journal meetings, dividends, तो लाजमी बात है डिविडेंड तो इसको मिलना ही है, लेकिन साथ में वोटिंग राइट है, एजीएम को अटेंड करना है उसने, एंड बोनस शेयर फ्रॉम द कंपनी, और कंपनी से वो अपने बोनस शेयर, डिविडेंड और बोनस शेयर ले सकता है। ओके, ये उसके पास बोनस शेयर बताना है मैंने कि बोनस शेयर क्या होता रहता है। अच्छा, मोस्ट कंपनीज इशू ओनली दिस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करती, ना रिडीमेबल ना इररिडीमेबल, वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर ही इशू करती हैं। कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसने कौन से शेयर इशू करने हैं। फिर आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, लेकिन किस बात पर प्रेफरेंस? व्हाइल पेइंग डिविडेंड्स एंड रीपेइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी सदाबहार नहीं होती, इनके आप कंपनी को डिसॉल्व करने लगे, कंपनी खत्म होने लगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पैसे पूरे करोगे, उनमें से कुछ बच जाए तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को मिलेंगे। इसी तरह से डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दोगे, उनसे कुछ बच जाए तो ऑर्डिनरी वालों को जाकर दोगे। ये प्रेफरेंस होती है इसको। लेकिन डिविडेंड पेमेंट्स आर फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑफन फिक्स्ड and due to this preference shares are often seen as less risky investment, although payments are likely to be lesser than ordinary dividend when company is performing well। इसके लिए कहा गया है कि भाई अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, होल्डिंग है, तो आपको एक तो पहले डिविडेंड मिलेगा, दूसरी बात ये है आपका डिविडेंड फिक्स कर दिया जाता है। कंपनी चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न करे, कंपनी चाहे अब लॉस में चली जाए, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। आपको पता है कि हर साल आपको 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिल जाना है। ऑलराइट, फिक्स हो गया ये अमाउंट। अब ये उस सूरत में नुकसानदेह है जब कंपनी ने ज्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया,
अब ऑर्डिनरी वालों को मिल रहा है 5 रुपए पर शेयर और आपको मिल रहा है 3 रुपए पर शेयर। अब आपको 5 नहीं मिलेगा, आपको वही फिक्स वाला मिलेगा 3 रुपए। तो उस सूरत में ये थोड़ा सा नुकसान में चला जाता है। लेकिन अगर कंपनी खुद नुकसान में है, ऑर्डिनरी वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको 3 रुपए हर हाल में मिल रहे हैं, तो यहां पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलते रहेंगे, चाहे कंपनी जैसा मर्जी परफॉर्म करे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। बेटा अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि रिडीमेबल है तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा, और इररिडीमेबल है तो ये हमारी इक्विटी का पार्ट बनता है। तो कहते हैं, और रिडीमेबल से क्या मुराद है? काबिले वापसी, और इररिडीमेबल से क्या मुराद है? ना काबिले वापसी। सिर्फ इतना सा फर्क है। मतलब आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को एक किस्म का लोन कंसीडर करना है, और कंपनी अपनी लायबिलिटी कंसीडर करती है उसको, क्योंकि उसने ये चीज वापसी करनी है। फिर कहते हैं ओनली इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंस redeemable preference shares are often classified as liability as entity has obligation to settle the amount after a certain amount। I hope कि आपको ये theoretical concepts क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व शामिल थे हमारे पास? हाँ जी, शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब बात करेंगे हम लोग शेयर प्रीमियम की। कहते हैं कैपिटल रिजर्व आर रिजर्व दैट आर नॉट रिकॉर्डेड फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड। आप इनमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। टू मोस्ट कॉमन कैपिटल रिजर्व एंड आर शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो शेयर प्रीमियम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि फेस वैल्यू से ऊपर जितनी अमाउंट में आप एक शेयर इशू करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट फेस वैल्यू से ऊपर, वो आपका शेयर प्रीमियम बन जाती है। तो यहां पे कहते हैं द एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस को हम लोग कह रहे होते हैं फेस वैल्यू, कि उससे जो आपको ज्यादा अमाउंट मिलती है, द टोटल अमाउंट अ कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स ओवर पार वैल्यू। पार वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही बात है, ऑफ अ कंपनी शेयर इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। कहते हैं पार वैल्यू से ज्यादा एक्सेस की जो अमाउंट आपके पास होती है, आपने उसको शेयर प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ शेयर हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड फॉर ₹12, तो आपके पास शेयर प्रीमियम कितनी अमाउंट का है? ₹2 का है। द कंपनी एक्ट 2017 सेक्शन 81 प्रिस्क्राइब दैट द शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड। अब ये हमें कंपनी एक्ट ने बताया, कंपनी एक्ट ने बताया कि आप लोगों ने शेयर प्रीमियम के अकाउंट को कहां कहां यूज करना है। ये वो बातें हैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपका साथ देंगी कि आप लोगों ने शेयर प्रीमियम के अकाउंट में कब इनफ्लो रिकॉर्ड करना है और कब उसमें से आपने डिडक्शंस करनी है। तो कहते हैं कि आपने इसको यूज करना है टू राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कि अगर आप किसी किस्म के कोई इनिशियल एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, तो वो इनिशियल एक्सपेंसेस आप शेयर प्रीमियम के अकाउंट से कर, शेयर कैपिटल को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, आपने शेयर प्रीमियम के अकाउंट से करनी है। फिर टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। आप इशुएंस ऑफ शेयर्स के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई कमीशन पे कर रहे हैं, किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, या आप वो शेयर डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ₹10 का एक शेयर ₹8 में सेल कर रहे हैं, तो ₹2 का डिस्काउंट दे दिया भाई। और ये बात अब याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू पार वैल्यू के साथ आता है। चाहे आप उसको ₹10 में सेल करें, 8 में करें या 12 में करें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी फेस वैल्यू के साथ आना है। अब अगर ज्यादा अमाउंट के साथ आप करते हैं, सेल करते हैं, तो शेयर प्रीमियम के तौर पे रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर कम अमाउंट डिस्काउंट के ऊपर अपना शेयर इशू कर देते हैं कि ₹10 की चीज आप ₹8 में सेल कर रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट है ये आपने शेयर प्रीमियम के अकाउंट में से निकालना है।
ऑलराइट, आप कभी कभी ऐसा करते रहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करवा देते हैं, ऑफर करते हैं कि भाई मार्केट से लोगे तो तुम्हें ये 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन आप ऐसा करो, आप हमारे पुराने मुलाजिम हैं, काफी अरसे से कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, आप हमारी शेयर होल्डिंग का पार्ट बने। हाँ, आपके लिए ये बेनिफिट है कि आपको 10 रुपए का शेयर नहीं देंगे, आपको 8 रुपए का शेयर दे देंगे, डिस्काउंटेड प्राइस। तो वो 2 रुपए शेयर प्रीमियम से निकालेंगे। ऑलराइट, फिर बात आती है इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब हम लोगों ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो लाजिम बात है उसके अगेंस्ट पेमेंट तो करनी है ना, तो वो पेमेंट हम लोग शेयर प्रीमियम के अकाउंट से निकालेंगे। उन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने पर जो हम लोग अमाउंट पे कर रहे होंगे तो वो अमाउंट हम लोग अपनी शेयर प्रीमियम के अकाउंट में से यूटिलाइज करेंगे। फिर कहता है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी बोनस शेयर इशू करो ना, तब हमेशा शेयर प्रीमियम के अकाउंट में से डिडक्ट करना। गॉट इट? ये बात क्लियर? फिर बात आ जाती है रिवैल्यूएशन सरप्लस की। बेटा रिवैल्यूएशन सरप्लस IAS 16 में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होता है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रेलेवेंट आपको बता दिया। कहता है द रिजल्ट ऑफ एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस। द अमाउंट accumulated in रिवैल्यूएशन सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल as it represents unrealized profits on revalued asset. The revaluation surplus may diminish if an asset which had previously been revalued upward is devalued later. तो आपको बता रहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने कब यूटिलाइज करना है? जब रिवैल्यूड एसेट के ऊपर जो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई हो, उस पे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड आ जाए तो कहां से चार्ज करते थे? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। ओके, तो वो बात उसने कही है कि आपके पास अगर अब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड आ जाए तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करना है तुम लोगों ने, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। और तो ये हम ट्रांसफर भी तो क्या करते थे। तो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर आपके एसेट के ऊपर किसी किस्म का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो आप लोगों ने वो अकाउंट फॉर करना है, और अगर पहले से कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है तो आपने अपनी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, और अगर ऐसे डिस्पोज हो जाए तो उसके ऊपर होने वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने खत्म कर देना है, और अगर एसेट रिवैल्यू डाउनवर्ड हो जाए तब भी उसके ऊपर रखा हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने खत्म कर देना। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स में हमारे पास शामिल हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स मींस रिजर्व दैट इज नॉर्मली रिगार्डेड एज available for distribution, includes retained earnings, also called an unapportioned or accumulated profit। दूसरे नेम इसके जरूर याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर ये accumulated profits क्या थे या unapportioned profits क्या थे, तो उन्हें retained earning ही कहा जाता है। जो नेम आपके क्वेश्चन में यूज किया जाए आपने वही यूज करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। जनरल रिजर्व एंड अदर स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो रिटेन अर्निंग्स में हमारे पास बात आती है, रिटेन अर्निंग्स कंप्राइजेस द अर्निंग्स। अब बेसिकली ये ना बिजनेस के प्रॉफिट्स होते रहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जो अभी तक हम लोगों ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए होते। अब कहते हैं comprises the earning, profits and gains, less expenses and losses that the company retains within the business, part of profit that has not been paid out of dividends or transfer to any other result. A debit balance on the retained earning account indicates that the company has accumulated। तो बेटा retained earnings इक्विटी का पार्ट है, am I right? तो इक्विटी की क्या नेचर होती है? क्रेडिट। तो भाई अगर क्रेडिट में है बैलेंसेस तो ये प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। तो अगर रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस आ जाए तो समझ लेना आपके पास एक्युमुलेटेड लॉसेस मौजूद हैं। ऑलराइट,
आई होप कि अब आपको ये लाइनें समझ आ चुकी हैं जितना हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके थे। तो स्टार्ट में एक्सप्लेन करने का मकसद ही यही था कि जब हम लोग बाद में जाएं तो इजीली आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो चुका हो और आपको बातें समझ आ जाएं। फिर बात आती है जर्नल रिजर्व्स की। जर्नल रिजर्व्स इज द अमाउंट केप्ट असाइड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट, कि हम लोगों ने कंपनी के प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट को सेट असाइड कर दिया। फिर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन टू मीट फ्यूचर नीड्स, कि फ्यूचर के नीड्स को हम लोगों ने इससे पूरा करना है। कॉन्टिजेंसीज, क्या आपके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशंस वगैरह मौजूद होती हैं, कोई कॉन्टिजेंट एसेट्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन हो, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसके हारने के चांसेस हैं। ओके, तो आपने उसके लिए मोहतात रहना है। आपके पास कोई वारंटी एक्सपेंसेस मौजूद हैं, आपको पता है कि इस साल मैंने सेल तो कर दी है, लेकिन अगले साल इनके अगेंस्ट वारंटी एक्सपेंस आ जाना है, मुझे रीपे करने पड़ जाने हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने तैयार रहना है इस चीज के लिए। फिर कहते हैं contingencies, strengthening the company's financial position, increasing working capital, paying a dividend to the shareholders, offsetting specific future losses। और कुछ प्रॉफिट्स आप इसलिए भी रखते हैं कि भाई इस मर्तबा प्रॉफिट हो गया है, अगले साल लॉस हो गया, तो फिर क्या मुझे पैसा देंगे? शेयर होल्डर ने कहा नहीं, तो कंपनी ने कहा तो फिर सब्र करो, मैं फ्यूचर के लॉसेस को मीट करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिटेन करूंगा, क्या आप लोगों से ना लेना पड़े। ऑल राइट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं यूजुअली अ ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व फ्रॉम रिटेन अर्निंग इज मेड विद अप्रूवल ऑफ। तो आपको क्वेश्चन में बेटा बताया जाएगा कि आपने कितनी अमाउंट अपनी रिटेन अर्निंग से जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है, तो आपने सिंपली रिटेन अर्निंग से जर्नल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर करते रहना है। ऑल राइट। और जब इसमें से कोई यूटिलाइज करनी होगी अमाउंट तो भी आपको बता दिया जाएगा। कहते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं, कहते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग टू इंश्योर डिविडेंड्स रिमेन स्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन अर्निंग। और ये क्यों बनाया जाता है? फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, क्योंकि उनको तो फिक्स डिविडेंड हमने हर हाल में पे करना है, हमें चाहे अगले साल प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, उनको तो डिविडेंड देना है ना हम लोगों ने, तो उसके लिए पहले से रिजर्व बना के रखो, क्योंकि अगर आपके पास रिटेन अर्निंग में कुछ भी ना हुआ तो फिर आप कहां से पे करोगे? आप अपने रिजर्व में से उठाओगे। ऑल राइट। नेक्स्ट बेटा इक्विटी ट्रांजैक्शंस। इसमें हमारे पास इश्यूएंस ऑफ शेयर वगैरह के बारे में इन डिटेल बताया गया है कि हम लोगों ने किस किस तरह से शेयर्स को इशू करना है, और फॉर कंसीडरेशन है वो इश्यूएंस ऑफ शेयर या वो राइट इशू है। तो वन बाय वन इन तमाम के एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।